हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 14 तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे का इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 15, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चेकों एवं अन्य परक्राम लिखतों का भुगतान और वसूली। तो दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अर्थात परक्राम लिखित। जहाँ जहाँ आपको नेगोशिएबल दिखे वहाँ समझिएगा कि ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल यानी कि बेचनीय। परक्राम लिखित अधिनियम 1881 तीन प्रकार के ऐसे लिखतों से संबंधित है जिनका वाणिज्यिक लेन देनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वे लिखित कौन कौन से हैं? एक आपका वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट, दूसरा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है आपका चेक। इन लिखितों में चेक का उपयोग दिन बैंकिंग लेन देनों में किया जाता है। धारा 6 चेक को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करती है। कैसे? चेक किसी निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित तथा मांग किए जाने को छोड़कर अन्यथा अदेय होने हेतु अनभिव्यक्त विनिमय बिल होता है तथा उसमें किसी संक्षिप्त ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप वाले किसी चेक का समावेश होता है। अब एक जो बैंकर है उसको किन किन कंडीशन पे भुगतान करना है कि चेक उपयुक्त रूप से आहरित हो, यानी इसे सही रूप से कटा हो, सही रूप से आहरित किया गया हो, खाते में पर्याप्त जमा शेष हो और बैंक के भुगतान करने से संबंधित कर्तव्य पर कोई कानूनी प्रतिबंध ना हो। अब आता है आपका प्रोमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र। ये आप प्रोमिसरी नोट की ये इमेज देख पा रहे हैं। प्रोमिसरी नोट यानी कि वचन पत्र एक लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार उस लिखित के भाग को धन की राशि एक निश्चित राशि देने का एक रचयिता द्वारा हस्तांतरित सशर्त वचन अंतरिष्ट है। यानी कि प्रोमिसरी नोट एक क्या है? प्रॉमिस है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि वो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। और दूसरी तरफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका क्या है? पे करने का ऑर्डर है। ये आपकी प्रॉमिस नहीं है, ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर टू पे विद अनकंडीशनल। और ये प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे विद अनकंडीशनल। अब प्रोमिसरी नोट में आपकी दो पार्टियाँ होती है, एक आपका मेकर और एक एक्सेप्टर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपकी तीन पार्टियाँ होती हैं, एक बैंक, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉयर और पेई। यानी कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पे करेगा। इसमें प्रोमिसरी नोट में दो पार्टियाँ और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियाँ। अब आता है चेक। चेक में आपका क्या है? जो दोस्तों चेक को काट रहा है, यानी कि चेक पे जिसके साइन हो रहे हैं, यानी कि जो ड्रॉ कर रहा है, जो अपने साइन ड्रॉ कर रहा है वो हो गया ड्रॉयर। जिस बैंक का वो चेक है वो हो गया ड्रॉई। और जिसके नाम से वो चेक काटा जा रहा है उसको कहेंगे पेई। जो ड्रॉयर है उसको हिंदी में कहते हैं आहर्ता। ड्रॉई यानी कि अदाकर्ता, पेई यानी कि वसूलीकर्ता, यानी कि जिसके नाम से चेक काटा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ जो हम डबल लाइनिंग कर देते हैं उसका होता है अकाउंट पेई। अब दोस्तों अगली चीज़ आती है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यानी कि आपका परांकन। हिंदी में एंडोर्समेंट को कहते हैं परांकन। एंडोर्समेंट, तो दोस्तों एंडोर्समेंट क्या होता है? साइनिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ड देयर टू फॉर the purpose of negotiation is called endorsement. The person who transfers the instrument is called endorser and the person to whom it is transferred it is called endorsee. तो क्या है दोस्तों? परक्राम लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट एक्ट, परक्राम लिखित अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जब किसी परक्राम लिखित का आहरणकर्ता या धारक यानी कि होल्डर परक्राम के उद्देश्य से उसके पृष्ठभाग अर्थात बैक साइड या अग्रभाग या फ्रंट साइड या उससे संलग्न एक पर्ची पर, फ्रंट साइड, बैक साइड या उससे अटैच एक पर्ची पर इस प्रकार के आहरणकर्ता के रूप में को छोड़कर हस्ताक्षर करता है, उसे परांकन करना। जो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करता है उसे एंडोर्सर कहते हैं और जिसके फेवर में ट्रांसफ़र किया जाता है उसको कहते हैं एंडोर्सी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ए ने यहाँ पे साइन किया है, ए ने चेक काटा है, उसने अपने यहाँ पे चेक साइन कर दिए और एक कौन हो जाएगा? एंडोर्सर। लेकिन एक चीज़ जो इससे भी पहले जो गौर करने वाली चीज़ वो ये है कि एंडोर्स जब ही होगा जब जो बियरर लिखा रहता है,
या धारक को, इसको वो काट देगा और यहाँ पे वो लिख देगा ऑर्डर। चेक तभी एंडोर्स हो सकता है जब वो बियरर को काट देगा और उस पर ऑर्डर लिख देगा, तभी वो एंडोर्स हो सकता है, नहीं तो वो ओवर द काउंट आपका पे होगा। यहाँ पे ए आपका एंडोर्सर है, किसके फेवर में काटा है, बी के फेवर में। और दोस्तों यहाँ पे ए को छोड़कर जो भी आपके बैक साइड जो कर रहे हैं ट्रांसफ़र, वो सब आपके एंडोर्स ही कहलाएंगे। ए को छोड़कर जो जितने भी आपके साइन कर रहे हैं वो सब एंडोर्स ही कहलाएंगे। जैसे ए ने इसको चेक को काटा, फ्रंट में साइन है इसके, ये एंडोर्सर है। अब बैक में साइन एंडोर्स ही के, जैसे पे टू सी, बी ने क्या है, सी को एंडोर्स कर दिया और यहाँ पे अपने साइन कर दिए। फिर सी ने डी को किया तो डी का यहाँ पे नाम लिखा और सी ने साइन कर दी। इसी प्रकार ई को अगर डी ने किया है तो डी यहाँ पे ई का नाम लिख देगा और साइन कर देगा। ऐसी होती 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 जेड तक पहुँच गया, या से आगे भी जा सकता है और कितना भी आप इसको आगे ले जा सकते हो। पे टू जेड और बाई साइन कर देगा। ये सेम प्रोसेस चलती रहती है। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के प्रकार के कौन कौन से होती हैं। पहला है ब्लैंक एंडोर्समेंट। इन अ ब्लैंक एंडोर्समेंट द एंडोर्सर जस्ट साइंस हिज नेम विदाउट इंडिकेटिंग एंडोर्सी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल बाय राइटिंग नेम of a person above signature. The effect of endorsement is blank is that it makes an instrument drawee originally payable to order to bearer instrument for the purpose negotiation which can be further negotiated by mere delivery। तो दोस्तों क्या है कि किसी लिखित के पृष्ठ भाग में यानी कि बैक साइड में जिसके पक्ष में परांकन किया गया है उस निर्देश वस्तु के नाम का उल्लेख किए बिना, यानी कि बैक साइड में क्या है, जो एंडोर्स करता है वो अपना साइन करके छोड़ देगा, जिसको एंडोर्स कर रहा है उसका नाम नहीं लिखना है, अर्थात उसके नाम का उल्लेख किए बिना परांकनकर्ता के हस्ताक्षर मात्र को कोरा परांकन कहा जाएगा। बिना नाम लिखे परांकन करता यानी कि वो अपना सिर्फ साइन करके छोड़ दे, उसे ब्लैंक एंडोर्समेंट कहा जाएगा। और दोस्तों ब्लैंक एंडोर्समेंट में वो चेक आपका बियरर ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने नाम तो लिखा नहीं है, तो वो जो भले ही उसने आगे काट के बियरर को ऑर्डर लिखा हो, लेकिन इस तरह साइन करके छोड़ देगा तो वो चेक आपका बियरर ही हो जाएगा और ओवर द काउंटर आपका पेबल है। अर्थात इसका प्रभाव इस रूप में सामने आता है कि चेक वाहक को देय होता है और तत्पश्चात केवल सुपुर्दगी से ही चेक प्रक्रामित किया जा सकता है, क्योंकि वाहक चेक केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्ताक्षर हो सकता है। यानी कि सी ने अपनी साइन करके छोड़ी है, वो बियरर चेक हो जाएगा और जिसके हाथ लगे वो उसको, अर्थात जिसके भी ये हाथ लग गया वो उसको ओवर द काउंट पे करा लेगा। इसके बाद आता है फुल एंडोर्समेंट, पूर्ण परांकन। व्हेन द एंडोर्सर इंडिकेट द नेम ऑफ द एंडोर्सी इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। जब जो एंडोर्स करने वाला है वो व्यक्ति का नाम इंडिकेट करता है तो वो उसका फुल एंडोर्समेंट कहलाता है। अर्थात जब परांकन करता चेक में विनिर्दिष्ट रकम को किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेश पर भुगतान करने का निर्देश देता है तो वह पूर्ण परांकन होता है। इसके अधीन परांकनकर्ता इस बात की गारंटी देता है कि चेक जिस समय उसके हाथ से निकला उसने अपने अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए थे। वह यह भी अनुप्रमाणित करता है कि इससे पहले किए गए परांकन प्रामाणिक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका फुल एंडोर्समेंट। ये आप चेक में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाम मेंशन किया है, पे टू सी, यहाँ पे सी का नाम मेंशन है, बी ने साइन किए, इस बार डी सी, इस बार होते होते जेड और बाई ने साइन कर दी। इस तरह से ये नाम मेंशन है, तो ये फुल एंडोर्समेंट हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और है फुल एंडोर्समेंट है, यदि चेक की जो बैक साइड है वो एंडोर्स करते करते फुल हो जाती है, मान लीजिए कहीं जगह बची नहीं है आपके पास, जिसको आप एंडोर्स कर रहे हैं उसके लिए जगह बची नहीं है, मान लीजिए जेड तक ये आ गया, फिर उसके बाद ए बी सी सी डी पी क्यू आर जो भी हो आगे आप एंडोर्स करना चाहते हैं, तो इसके साथ क्या करेंगे, एक पेज अटैच कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेज चेक के साथ अटैच कर सकते हैं। और जो पेज जो उसके साथ अटैच किया जाता है चेक के साथ उसको कहते हैं अलोजी, यानी ALONG अलोजी। और तीसरा आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। व्हेन अलोंग विद एंडोर्समेंट कंडीशन इज इम्पोज्ड बाय एंडोर्सर, फॉर एग्जांपल पे टू सी ऑन ए कंप्लीशन स्टडी पेइंग बैंक नोट टू इंश्योर कंप्लायंस हो कंडीशन बाइंड्स एंडोर्सर एंड एंडोर्सी ओनली। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बी क्या है, सी को एंडोर्स कर रहा है, लेकिन उसने कंडीशन लिख दी है कि सी को कब पे होगा, जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेगा, अर्थात सशर्त परांकन। कंडीशनल एंडोर्समेंट माने सशर्त परांकन।
सामान्यतः लिखित के अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में परांकनकर्ता स्वयं को भुगतान करने हेतु करारबद्ध करता है, किंतु जब वह किसी अपने दायित्व को अपवर्जित करता है तो परांकन का सशर्त कहा जाता है। इसी प्रकार जब लिखित के संबंधित प्राप्त राशियाँ प्राप्त करने का परांकति का अधिकार किसी भी निर्दिष्ट घटना के होने पर निर्भर करता है तो उस परांकन को सशर्त परांकन कहता है, यानी कि वो घटना होगी उसके बाद ही वो पे किया जाएगा। यह स्थिति कोई आकस्मिक घटना भी हो सकती है, जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अब है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट विच restricts further right of negotiation is called an restrictive endorsement. For example, it is written in the endorsement, pay to hurry for my use, it is restrictive endorsement। यानी कि रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में वो आगे लिख देता है कि सिर्फ इसको ही पे होना है, वो आगे एंडोर्स करने का कोई राइट नहीं होगा। जैसे दोस्तों क्या है, डी क्या है, सी के लिए एंडोर्स कर रहा है, बी यहाँ पे साइन कर देगा और पे टू सी ओनली लिख देगा, इससे आगे ये एंडोर्स नहीं हो पाएगा। तो ये आपका रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो गया, अर्थात सीमित परांकन। परिक्रमण करने के अधिकार या परांकनकर्ता के प्रयोग के लिए इसकी अंतर्वस्तु को प्राप्त करने के अधिकार को सीमित परांकन वाले परांकन को सीमित परांकन कहा जाता है। यह केवल यानी कि इसमें केवल वो लिख देगा कि केवल इसको पे होना है और अपने साइन कर देगा, इससे आगे ये एंडोर्स नहीं हो पाएगा। सेंस यानी विदाउट रिकोर्स, यानी कि WRC विदाउट रिकोर्स, यानी कि दायित्व रहित बिना। एन एंडोर्समेंट इन विच एंडोर्सर एक्सक्लूडेड हिज लायबिलिटी इज टर्म्ड सेंस रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स एंडोर्समेंट इज केस ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम सच एंडोर्सर। यानी कि इसमें क्या होता है, दायित्व रहित जो परांकन होता है उसमें मान लीजिए कि बी ने सी को एंडोर्स किया, अब सी ने क्या है, बी ने सी को एंडोर्स किया और यहाँ पे लिख दिया WRC यानी विदाउट रिकोर्स, यानी कि मेरी कोई अब लायबिलिटी नहीं है। और सी उसको क्या है, बैंक लेके जाता है और मान लीजिए चेक बाउंस हो गया, तो सी क्या है, बी पे क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने WRC पहले ही उसने अपनी लायबिलिटी छोड़ दी है कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है अगर ये बाउंस होता है तो ये आपका हो गया सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, यानी कि बिना जवाबदारी के। इसी तरह आपके फैकल्टेटिव an endorsement in which endorser waives the notice of dishonor is called facultative endorsement, but it is not applicable to the parties or instrument. Back-to-back endorsement, an endorsement in which the endorser himself become endorsee, जब endorser ही endorsee बन जाए, is called the back-to-back endorsement. The endorser can recover the amount only from parties prior to his own endorsement. Negotiation back, when the drawer or check himself becomes endorsee, जब जो उसका डोर है जब वही एंडोर्सी बन जाता है, इज कॉल्ड नेगोशिएशन बैक। पार्शियल एंडोर्समेंट, द एंडोर्समेंट कैन बी मेड ओनली फॉर फुल अमाउंट बट इन केस पार्ट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड नोट एंड अ नोट टू द इफेक्ट इन मेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट व्हेन द सेम कैन बी एंडोर्स्ड फॉर द बैलेंस अमाउंट। फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट क्या होता है, व्हेन एंडोर्समेंट इज मेड बाय ए पर्सन अदर देन होल्डर बाय फॉरवर्डिंग सिग्नेचर, यानी कि जाली हस्ताक्षर किए। Holder title does not pass any person to the basis of such endorsement. A person getting instrument such endorsement does not become holder. Regulatory endorsement, paying gets protection under section 85(1) when endorsement is regular, may not be annual. होता है इन सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर इज एक्सक्लूडेड। सेंस रिकोर्स यानी विदाउट रिकोर्स में क्या है, जो एंडोर्सर है उसकी लायबिलिटी एक्सक्लूड हो जाती है, अपनी लायबिलिटी छोड़ देता है। इन फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट नोटिस ऑफ डिसऑनर इज वेव्ड, अर्थात इच्छिक एंडोर्समेंट क्या होता है, नोटिस का अनादर माफ रहता है, यानी कि परांकिति को अपेक्षानुसार परांकनकर्ता को स्वीकृति की सूचना आवश्यक रूप से देनी होती है, किंतु परांकनकर्ता परांकन से संबंधित इस अधिकार को लिखित रूप से छोड़ सकता है। हालांकि परांकनकर्ता लिखित की गैर अदायगी के लिए परांकिति के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। द three negotiable instruments are promissory note, basis of exchange and check. A paying banker is protected under Negotiable Instrument Act the following case. Forged instrument is an, यानी कि जाली एंडोर्समेंट हुआ है, ऑर्डर चेक अंडर 85(1), बियर चेक अंडर 85(2) और ड्राफ्ट अंडर 85(a). मटेरियल अल्टरेशन हमारी सामग्री परिवर्तन चेक अंडर सेक्शन 89। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक अंडर सेक्शन 129। तो दोस्तों क्या है, सेक्शन 128 में के अधीन किसी रेखित चेक का भुगतान, सेक्शन 89 में किसी चेक के महत्वपूर्ण परिवर्तन, मटेरियल अल्टरेशन किया गया हो, यानी कि
उस पर अल्टरेशन काटापीटी की गई हो। सेक्शन 85(1) चेक में जालसाजी परांकन 85(2) किसी वाहक चेक में जालसाजी परांकन 85(1) में आदेश चेक में जालसाजी परांकन और 85(2) में वाहक चेक में जाली परांकन और 85A ड्राफ्ट में जाली परांकन। यूनिट 16 ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। विविध प्रकार के ग्राहकों के खाते खोलना। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 defines the age of majority to be 18 years। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में मेजोरिटी की एज कितनी है? 18 वर्ष है। सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट provides that a minor may draw, endorse, deliver and negotiate a negotiable instrument and such a minor can draw a check. The minor's age should be above 13 years and should be literate. No overdraft is allowed in these accounts। नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 26 एक नाबालिग क्या है? किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ यानी कि साइन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, उसको परांकन कर सकता है, डिलीवरी और नेगोशिएट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। नाबालिग, और इसके लिए नाबालिग की उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए नाबालिग की उम्र 13 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इन अकाउंट्स में आपकी ओवरड्राफ्ट अलाउ नहीं है। ईयर्स एंड शुड बी लिटरेट। अगला पॉइंट है टू माइनर्स कैन नॉट ओपन अ जॉइंट अकाउंट। दो माइनर मिलकर के अपना जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इन HUF द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉल्ड को-पार्टनर्स and the eldest man child is called कर्ता मैनेजर। द कर्ता ऑपरेट्स द अकाउंट। एक HUF के केस में क्या है? एक परिवार के सदस्यों को को-पार्टनर कहते हैं। को-पार्टनर यानी कि हम वारिस या समान उत्तराधिकारी। और जो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष रहता है या सबसे बड़ा जो बच्चा रहता है, सबसे बड़ा जो लड़का रहता है या आदमी, वो उसका कर्ता कहलाता है। और कर्ता क्या है? अकाउंट को ऑपरेट करता है। और व्यक्तिगत खातों के मामले में एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से खाते खोले जा सकते हैं। एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से खाते खोले जा सकते हैं। वह व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति बालिग होने चाहिए, वह स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए, वे अमुक्त दिवालिया नहीं होना चाहिए और करार करने के लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं होना चाहिए। ये आपका इंडिविजुअल में शर्तें रहती हैं। और HUF के केस में क्या है? ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव टू साइन अकाउंट ओपनिंग द फॉर्म व्हाइल ओपनिंग। और HUF में जितने भी आपके को-पार्टनर अर्थात समान उत्तराधिकारी होते हैं कर्ता को छोड़ करके, उन सबको अकाउंट ओपनिंग करते समय साइन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र वेयर इट कंपलसरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यानी कि इसको आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी, सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के, या इन राज्यों में ये कंपलसरी है। When there is an addition into the partnership, the old account can be continued if the balance is in credit. Also, old account should be closed and a new one should be opened. This process avoids Clinton rules। जब साझेदारी फर्म में कोई जोड़ा जाता है, अर्थात किसी और पार्टनर का नाम जोड़ा जाता है, तो पुराने खाते को जारी रखा जा सकता है यदि शेष राशि क्रेडिट में हो। तो पुराने खाते को बंद, यदि शेष राशि क्या है? क्रेडिट में है, तो उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो पुराने खाते को बंद करना चाहिए और एक नया खाता खोलना चाहिए। यह प्रोसेस क्या है? आपके क्लिंटन के नियम से अवॉइड करती है, अर्थात क्लिंटन के नियम को अवॉइड करती है। डेट ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उससे अगर प्राइवेट लिमिटेड है और पेड अप वैल्यू 5 लाख। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और पेड अप वैल्यू 1 लाख। और बिजनेस में बैंकिंग में आपके 20। गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम 51% ऑफ शेयर आर होल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? कम से कम 51% गवर्नमेंट द्वारा होल्ड किए जाते हैं। इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी आर मेंशन इन आर्टिकल। कंपनी के जो इंटरनल रूल्स रहते हैं वो आर्टिकल में मेंशन किए जाते हैं। और न्यास या ट्रस्ट के लिए, न्यास या ट्रस्ट
किसी संपत्ति के स्वामित्व के साथ जुड़ी ऐसी बाध्यता होता है जो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य स्वामी के लाभार्थ उसमें व्यक्त किए गए तथा उसके द्वारा स्वीकार किए गए विश्वास से अद्भुत होती है। न्यास या ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों एवं कार्यों का पता लगाने के लिए न्यास विलेख यानी कि ट्रस्ट डीड की प्रति की जांच होना चाहिए अर्थात ट्रस्ट डीड होना चाहिए। यूनिट 17 एंसिलरी सर्विसेज यानी कि अनुषंगी या सहायक सेवाएं। ईच बैंक हैज टू मेन एक्टिविटीज एज द sourcing or borrowing of funds as deposit and capital from the market and the deploying or lending the funds of as loans and investment. These forms the traditional and core activities of the banks। प्रत्येक बैंक में दो मुख्य गतिविधियां होती हैं जैसे कि धन की सोर्सिंग या उधार बाजार से जमा या पूंजी और ऋण और निवेश के रूप में धन की तैनाती या उधार देना। ये सब बैंक की पारंपरिक कार्य है या उसकी एक्टिविटीज है। Apart from these basic activities, the banks provides a variety of other services or products. These most popular ones listed below। कौन कौन से है आपके? इसके अलावा और बैंक कौन कौन सी सेवा प्रदान करती है? फंड ट्रांसफर सर्विसेज यूजफुल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द प्रोडक्ट्स डेट कवर these services are demand draft, bankers check, पे ऑर्डर, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एटसेट्रा। फंड ट्रांसफर में दुनिया भर में पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। इन सेवाओं को इन सेवाओं को ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर और EFT आदि के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है फॉरेक्स सर्विसेज यानी कि विदेशी मुद्रा सेवा। यू कैन बाय द फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर लाइक ट्रेवल्स, बाइंग merchandise etc. and sell the same of the bank when you earn or receive from abroad. Of course, these forex transactions are subject to the rules and regulation prevailing in country and they are provided by only those bank branches which are approved by the banking authority or regulator for this purpose। आप किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं जैसे कि यात्रा, माल खरीदना आदि, और आप विदेश से कमाते हैं या प्राप्त करते हैं तो बैंक को बेचते हैं। बेशक ये विदेशी मुद्रा लेन देन किसी देश में प्रचलित नियमों और विनियमों के अधीन है और वे केवल उन शाखाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो इस उद्देश्य के लिए बैंकिंग प्राधिकरण या नियामक द्वारा अनुमोदित हैं। कस्टोडियन सर्विसेज यू कैन कीप योर वैल्यूएबल लाइक ज्वेल्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा अंडर दी सर्विसेज विच इज commonly known as locker facilities, safe deposit value vault in banking parlance. The bank will collect a nominal fee for the services। कस्टडियन सर्विस में आप इस सेवा के तहत अपनी मूल्यवान चीज़ें जैसे गहने, दस्तावेज आदि रख सकते हैं जिसे आमतौर पर लॉकर सुविधा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? लॉकर सुविधा कहा जाता है। बैंकिंग जमा सुरक्षित के रूप में जाना जाता है। बैंक इन सेवाओं के लिए मामूली रकम चार्ज करता है। अगला है गोल्ड सेल, सोने की बिक्री। यू कैन बाय प्योर गोल्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन और फॉर ट्रेडिंग बाय द ज्वेलरी बिजनेस। Here also only a few selected branches of banks are allowed to provide this। The product usually range from a coin to 100 gram biscuit or bar। आप स्वयं उपयोग के लिए या गहने व्यवसायों द्वारा व्यापार के लिए शुद्ध सोना खरीद सकते हैं। यहाँ भी बैंकों या बैंकों की कुछ चुनिंदा शाखाओं को ही इसे प्रदान करने की अनुमति है। उत्पादों आमतौर पर एक ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का एक सिक्का या ग्राम का बिस्कुट या बार आदि ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस। अब इन्वेस्टमेंट सर्विस में कौन कौन सा है? इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स रन बाय द बैंक्स। द सर्विस कम्स एज पोर्टफोलियो सर्विस। द डिसीजन टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन योर मनी इज लेफ्ट विद द banker or portfolio manager and a standalone product where the decision to get maximum return in borne by you. Both have the plus and minus, but these products are offered to suit the convenience of the investor। Portfolio means a basket of investment and securities in a combined form। Debt securities will yield interest income and equity investment will yield dividend income। Portfolio management means management of a combination of security to get the most efficient portfolio। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट सर्विस में क्या है? बैंकों द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करें।
सेवा पोर्टफोलियो के रूप में क्या क्या आता है? आपका निर्णय करने के लिए अधिकतम रिटर्न पर अपने पैसे इन्वेस्ट करें तथा बैंक या इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में स्टैंड अलोन उत्पाद जहां अधिकतम लाभ प्राप्त करने का निर्णय आप द्वारा वहन किया जाता है। पोर्टफोलियो प्रबंधक दोनों के पास प्लस और माइनस है, लेकिन इन उत्पादों को निवेशकों की सुविधा के अनुरूप पेश किया जाता है। पोर्टफोलियो का अर्थ है एक संयुक्त रूप में निवेश और प्रतिभूतियों की एक बास्केट या टोकरी। ऋण प्रतिभूतियों में ब्याज आय होगी और इक्विटी निवेश से लाभांश आय प्राप्त होगी। पोर्टफोलियो प्रबंधक का अर्थ है सबसे कुशल पोर्टफोलियो प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों के संयोजन का प्रबंधन। पोर्टफोलियो प्रबंधन में क्या आता है? पोर्टफोलियो से आशय है कि निवेशों या प्रतिभूतियों का ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों के संयोजित रूप में एक समूह। ऋण प्रतिभूतियों से गत आय प्राप्त होती है और इक्विटी निवेश से कुछ समयावधि में पूंजी वृद्धि के अलावा लाभांश आय प्राप्त होगी। जब प्रतिभूतियों के विविध समूहों को एक साथ धारित किया जाता है तो वे एक अलग ही ढंग का व्यवहार करती हैं तथा एक साथ आधारित प्रतिभूतियों का उचित संयोजन इस विधि से समूहित किए जाने पर एक जोखिम तत्व को ध्यान में रखने के बाद अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। लाभकारी परिणाम होता है विभिन्न पोर्टफोलियो बाजार में अलग अलग ढंग से व्यवहार करेंगे तथा पोर्टफोलियो पर प्रतिलाभ प्रतिभूतियों के चयन पर निर्भर करेगा। इंश्योरेंस सेल अ रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट covering the risk of life, health assets like vehicle, credit and debit cards, travel, etc. are offered by almost all the banks by themselves or its collaboration with the leading insurer companies, which again may be local or multinational entities. बीमा बिक्री में क्या है? जीवन, स्वास्थ्य, वाहन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यात्रा आदि की जोखिम को कवर करने वाले बीमा उत्पादों की एक श्रृंखला लगभग सभी बैंकों द्वारा स्वयं या प्रमुख बीमाकर्ता कंपनियों के सहयोग से पेश की जाती है, जो फिर से स्थानीय या बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हो सकती हैं। कार्ड सर्विसेज primarily intended for safety and convenience purpose but now has become a payment mode, a symbol of economic status. The card products usually are called a debit card, credit card. कार्ड सेवाओं क्या होता है? मुख्य रूप से सुरक्षा और सुविधा के उद्देश्य से, लेकिन अब भुगतान मोड और आर्थिक स्थिति का प्रतीक बन गया है। कार्ड उत्पादों को आमतौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। ई बैंकिंग, ऑल्सो known as net banking or internet banking, is the latest and most convenient facility of the bank. You can get ID and password to operate your account online. For transfer of fund to another account in the same bank or another bank, you can keep the surplus fund in fixed deposit by using this facility. The best use of this facility is for shopping online, जिसे नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। बैंकों की नवीनतम और सबसे सुविधाजनक सेवा है। आप अपना खाता ऑनलाइन चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसी बैंक या अन्य बैंक से किसी अन्य खाते में धनराशि स्थानांतरण करने के लिए आप इस सुविधा का उपयोग करके अधिशेष निधियों को सावधि जमा में रख सकते हैं। इस सुविधा का सबसे अच्छा उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है। यूनिट 18, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। Cash management is a broad term that refers to the collection, concentration and disbursement of cash. नगद प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जो नकदी के संग्रहण, एकाग्रता और वितरण को संदर्भित करता है। It encompasses a company's level of liquidity, its management of cash balance and its short-term investment strategies. यह एक कंपनी की तरलता के स्तर, नकदी संतुलन के प्रबंधन और इसकी अल्पकालिक निवेश रणनीतियों को शामिल करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कैश मैनेजमेंट सिस्टम इज टू इम्प्रूव रेवेन्यू, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मिनिमाइज कॉस्ट एंड एस्टेब्लिश एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम टू असिस्ट एंड एक्सेलरेट ग्रोथ। नकदी प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य राजस्व में सुधार करना, लागत को कम करके और विकास में सहायता और तेजी लाने के लिए कुशल प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। इन इंडिया द कैश मैनेजमेंट बिजनेस प्राइमरली इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज। भारत में नकदी प्रबंधन
व्यवसाय में मुख्य रूप से संग्रह और भुगतान सेवाएं शामिल हैं। प्रोडक्ट्स ऑफर बाय बैंक्स अंडर कलेक्शन पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं? लोकल चेक कलेक्शन, स्थानीय चेक संग्रहण, हाई वैल्यू जीरो डे क्लियरिंग अर्थात उच्च मूल्य वाले शून्य दिवस संग्रहण, शून्य दिवस समाशोधन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR, चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान, आउट स्टेशन चेक कलेक्शन, बाहरी चेक संग्रह, टैक्स ड्रॉन ऑन ब्रांच लोकेशन, स्थानीय शाखा स्थानों पर तैयार किए गए चेक, चेक ड्रॉन ऑन कॉरेस्पोंडेंस बैंक्स लोकेशन, संवाददाता बैंक स्थानों पर तैयार किए गए चेक, चेक ड्रॉन ऑन कोऑर्डिनेटर लोकेशंस, समन्वयक स्थानों पर तैयार किए गए चेक, हाउस चेक कलेक्शन, गृह चेक कलेक्शन, गृह चेक संग्रह, आउटसाइड नेटवर्क चेक कलेक्शन, बाहर नेटवर्क चेक संग्रह, कैश कलेक्शन, नगद संग्रह, ESC डेबिट, पोस्ट डेटेड चेक कलेक्शन, पोस्ट डेटेड चेक संग्रह, इनवॉइस चेक कलेक्शन और कैपिटल मार्केट कलेक्शन यानी पूंजी बाजार संग्रह। प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स अंडर पेमेंट, पेमेंट के अंदर कौन कौन से हैं? ये सारी सुविधाएं तो आपकी किसके अंदर थी? कलेक्शन के अंदर। अब पेमेंट के अंदर कौन कौन सी सर्विस हैं? डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, कस्टमर चेक, लोकली पेबल, स्थानीय रूप से पेबल, पेबल एट पर, RTS, नेफ्ट, ECS, कैश डिस्बर्समेंट, पेमेंट विद इन बैंक, कैपिटल मार्केट इन पेमेंट। In a dynamic economy, markets need to play a key role in guiding the development of infrastructure, including mechanisms like payment system. एक गतिशील अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के विकास को निर्देशित करने में बाजारों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जिसमें भुगतान प्रणाली जैसे तंत्र शामिल है। This means the innovation and competition will be central to the future development of the payment system as they are in other areas of the economy. इसका मतलब है कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा भुगतान प्रणाली के भविष्य के विकास के लिए केंद्रीकृत होगा, जैसे कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में है। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट इज अ मस्ट टू सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशन ग्रोथ एंड देयरफॉर अडॉप्टिंग द बेस्ट कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इज नेसेसरी। कुशल नकदी प्रबंधन एक संस्थान की वृद्धि का समर्थन करने के लिए आवश्यक है और इसलिए सर्वोत्तम नकदी प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। यूनिट 19 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग, उधार देने के सिद्धांत, कार्यशील पूंजी निर्धारण और ऋण निगरानी। स्टॉक्स प्रोकर्ड थ्रू LC टेकन अंडर हाइपोथिकेशन, LC के माध्यम से खरीदे गए स्टॉक को हाइपोथिकेशन के तहत लिया जाता है तथा साख पत्र के द्वारा जो माल खरीदा जाता है उसको हाइपोथिकेशन के अंतर्गत लिया जाता है। एन इंक्रीज इन रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू टोटल असेट्स रिजल्ट इन ए डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज करंट असेट इज लेस प्रॉफिटेबल देन दोज इन फिक्स्ड असेट्स। वर्तमान परिसंपत्तियों के अनुपात में कुल संपत्ति के अनुपात में वृद्धि से फर्म की लाभप्रदता में गिरावट आती है, क्योंकि मौजूदा परिसंपत्तियों में निवेश अचल संपत्तियों की तुलना में कम लाभदायक है। टर्म लोन्स आर लोन्स विच आर रीपेबल आफ्टर 1 year एंड अप टू 10 years। शॉर्ट टर्म लोन 1 to 3 year, मीडियम 3 to 7 और लॉन्ग टर्म 7 to 10। टर्म लोन वो होते हैं जो आपके 10 साल तक के अंतर्गत पे होते हैं। शॉर्ट टर्म में आपके 1 से 3 साल, मीडियम में 3 से 7 और लॉन्ग में 7 से 10। Difference between term loan and working capital is that loans are payable in quarterly or half-yearly installment, whereas working capital is generally availed in cash credit hypothecation account with frequent drawing and is payable on demand। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के बीच अंतर यह है कि टर्म लोन तिमाही या छमाही किस्तों में चुकाने योग्य होते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल को अक्सर ड्राइंग के साथ कैश क्रेडिट हाईटेक अकाउंट में लिया जाता है और डिमांड पर देय होता है। For an assessment of the working capital needs of a borrower who requires fund-based limits in excess of rupees 10 crore, the cash budget system instead of cash flow system should be used। एक उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी की जरूरतों के आकलन के लिए जिसे 10 करोड़ से अधिक की
निधि आधारित सीमा की आवश्यकता होती है। नगद बजट प्रणाली नकदी प्रवाह विवरण के बजाय नगद बजट प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। कैश फ्लो सिस्टम डील्स with both cash and non-cash funds, while the cash budget system deals with cash transaction only. कैश फ्लो सिस्टम नगद और गैर नगद दोनों फंडों से संबंधित है, जबकि नगद बजट प्रणाली केवल नगद लेन देन से संबंधित है। Ceiling for banks in providing advance oblique loans to borrower is 15% of the capital funds in case of single borrower and 40% in case of group borrowers. बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए ऋण और उधारकर्ताओं को ऋण ऑब्लिक अग्रिम प्रदान करने में 15% इंडिविजुअल के मामले में और एकल उधारकर्ता और 40% समूह के मामले में उधारकर्ताओं के लिए। वर्किंग कैपिटल मीन्स द सम total of inventory, receivable and other current assets held by a business entity. कार्यशील पूंजी का मतलब है एक व्यापार इकाई द्वारा आयोजित इन्वेंट्री, प्राप्य और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का योग। वर्किंग कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय द बैंक्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज द टाइम टेकन बाय ए बिजनेस एंटिटी टू गेट द मनी रिलीज फ्रॉम द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल वैल्यू एटसेट्रा। कार्यशील पूंजी की गणना परिचालन चक्र की अवधारणा के माध्यम से बैंकों द्वारा की जाती है, अर्थात किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा कच्चे माल, अर्ध तैयार माल, प्राप्य वस्तुएं आदि से जारी धन प्राप्त करने में लगने वाला समय आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। टू स्टॉप फॉर्जरी केसेस मल्टीपल लोन्स ऑन सेम प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश सरसाई अंडर सरफेसी एक्ट। एक ही प्रॉपर्टी पे बहुत सारे लोन लेने की फौजरी केसेस को रोकने के लिए सरकार ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत सरसाई को स्थापित किया। Mortgages in favor of banks require registration with Sarsai Central Registry of Security Assets and Reconstruction and Security Interest within 30 days. जितनी भी मॉर्गेज है उनको सरसाई के अंतर्गत 30 दिन में रजिस्टर्ड करना जरूरी है। यूनिट 20 प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम। RBI has urged the banks to raise the shares of priority sector lending to 40% of the aggregate bank advances. RBI ने बैंकों को निर्देश दिए हैं अथवा एडवाइस किया है कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के शेयरों को कुल बैंक अग्रिमों का 40% तक उधार दें। आउट ऑफ दिस %, 80% फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि इस 40% में से भी 80% फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, नो टारगेट फॉर फॉरेन बैंक्स, 10% is for weaker sector, no target for foreign banks, 1% of previous years total advance are given under DRI, different rate of interest scheme, no target for foreign banks. ये टारगेट क्या है? फॉरेन बैंक्स के लिए नहीं रहते। इस 40% में से 18% कृषि क्षेत्र के लिए, 10% कमजोर वर्ग के लिए और पिछले वर्ष की तुलना इसकी कुल अग्रिमों का 1% DRI के तहत दिया जाना चाहिए। मेंशन लिमिट इज फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉर फॉरेन बैंक्स 32% ऑफ ANBC एडजस्ट नेट बैंक रेट इज इन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। तो सीमा घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, विदेशी बैंकों के लिए 32% ANBC समायोजित नेट बैंकिंग क्रेडिट प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के लिए है। फॉरेन बैंक्स के लिए क्या है? 32% उनको ANBC में ना है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, हाउएवर फॉरेन बैंक्स आर गिवन टारगेट ऑफ 12% ऑफ ANBC। लघु और मध्यम क्षेत्रों का क्या है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट टाइप ऑफ इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है? अप टू 25 लाख, यानी कि जो बिल्कुल टिनी है, जो सबसे छोटे वाले व्यवसाय हैं उनमें 25 लाख तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक, और जो छोटे वाले सेक्टर रहते हैं उनके लिए 25 लाख से 5 करोड़, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़, और मीडियम वाले जो रहते हैं उनको 5 करोड़ से 10 करोड़, और सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़ लिमिट है इनकी। माइक्रो क्रेडिट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट्स अप टू 50,000 पर बोरोवर।
माइक्रो क्रेडिट में प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपये तक बहुत कम राशि का प्रावधान शामिल है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द फार्मर्स शुड रिसीव शॉर्ट टर्म क्रेडिट एट 7% विद upper limit of 3 lakh on the principal amount. On this amount, the government provides interest subvention of 2% per annum to the banks. सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख की ऊपरी सीमा के साथ 7% पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त करना चाहिए। इस राशि पर सरकार 2% प्रति वर्ष का ब्याज उपदान अर्थात सब्सिडी प्रदान करती है। बैंकों के लिए पेंशन प्रदान करती है, उपदान ना कि सब्सिडी, सबवेंशन उपदान। 2% ऑफ सबवेंशन विल बी अवेलेबल टू बैंक्स ऑन कंडीशन दैट दे मेक शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स अवेलेबल द ग्राउंड लेवल विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम। यह 2% सबवेंशन बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि वे 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्राउंड लेवल पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराते हैं। यदि बैंक 7% पे देती है तो उनको 2% का सबवेंशन दिया जाएगा। यूनिट 21 एग्रीकल्चरल फाइनेंस कृषि वित्त और रिपेबल अप टू 18 मंथ्स आज शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए रिपेमेंट पीरियड कितना है 18 महीने तक। लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर मोर देन 6 मंथ दीर्घकालिक ऋण 36 महीनों से अधिक के लिए। फार्मर्स हु रिक्वायर्स लोन फॉर देयर cultivation expenses are eligible to get loan under KCC स्कीम। सभी किसान जिन्हें खेती के खर्च के लिए ऋण की आवश्यकता होती है वे KCC योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। KCC is valid for a period of 3 years subject to a annual review. Any number of withdrawals and repayment are permitted under the scheme। किसी वार्षिक समीक्षा के अधीन 3 साल की अवधि के लिए वैध है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की निकासी और भुगतान की अनुमति है। कितने साल के लिए वैलिड है 3 साल के लिए और एनुअल इसका रिव्यू करना पड़ता है। उसको क्या है शॉर्ट टर्म लोन रहते हैं वो आपके 18 महीने तक पेवर लेते हैं, सिर्फ 18 महीनों के लिए रहते हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन आपके 36 माह से अधिक के लिए होते हैं, 3 साल से अधिक। 22 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन इंडिया भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम क्रेडिट गारंटी स्कीम वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को कम वार्षिक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई थी। एग्जम्पशन लिमिट फॉर रिलीफ फॉर पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वॉज रेज्ड टू 1 करोड़। उत्पाद शुल्क के भुगतान से राहत के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। MSMED एक्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट MSMED माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2006 उस इफेक्ट में आया 2 अक्टूबर 2006 से। टू MSME इज पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक्स रेफर टू लेसन 18.123 एनी शॉर्टफॉल इन द 10% लिमिट ऑफ MSME टू द 32% प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर फॉरेन बैंक्स हैज टू डिपॉजिटेड इन द SEDF स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड सेट अप बाय सिडबी। MSME को ऋण बैंकों की प्राथमिकता वाली क्षेत्र ऋण देने की नीति का हिस्सा है। लेसन 18.123 का संदर्भ ले विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की 32% निर्धारित सीमा की MSME की 10% सीमा में कोई भी कमी सिडबी द्वारा स्थापित SEDF लघु उद्यम विकास कोष में जमा की जानी है। फॉरेन बैंक की जो 32% सीमा है उसमें से 10% की सीमा में सिडबी द्वारा SEDF जो स्थापित किया गया है उसमें जमा की जानी चाहिए। द प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर इज द सिडबी। MSME क्षेत्र के संवर्धन वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख संस्थान सिडबी है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। The buyer of the goods fails to make the payment to supplier within a period of 45 days. The buyer shall be liable to pay compound interest to the supplier on the amount with monthly interest at 3 times of the bank rate. माल का खरीदार 45 दिनों के अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है तो खरीदार को बैंक दर से 3
प्रतिशत अधिक मासिक ब्याज के साथ आपूर्तिकर्ता को चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि माल का खरीदार 45 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है तो खरीदार को बैंक दर से 3 गुना पर मासिक ब्याज के साथ आपूर्तिकर्ता को चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। फ्रेंड्स, हमने यूनिट 22 तक यहाँ तक कवर कर लिया है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।